हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम बात करेंगे अपने सामाजिक विज्ञान 8वीं बोर्ड के लिए पेपर आएगा उसके बारे में। 29 मार्च को आपके सामाजिक का पेपर है, ठीक है ना। उसके लिए बेहतरीन तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको एक ऐसी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मानचित्र में कौन सा जगह भरनी है, कैसे भरनी है, कौन कौन सी तारीख इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है, सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवाए जाएंगे और 4-5 मॉडल पेपर करवाए जाएंगे, उनसे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। कम से कम 4-5 मॉडल पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग बेहतरीन तैयारी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मिलेंगे, सारे, आपका विज्ञान हो चाहे सामाजिक, गणित, संस्कृत, हिंदी, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका इंग्लिश पेपर बेहतरीन हुआ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन था? तो हम कहेंगे इनमें जो ऑप्शन दिए गए ये एक भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे ये विलय नीति लेके आए लॉर्ड डलहौजी लेके आया था, ठीक है ना। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह था अपने बहादुर शाह जफर, ठीक है। फिर देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो आप कहेंगे 12 सदस्य। अगला है, सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो वो किए थे 1823 में, ठीक है ना। राजस्थान ने अपना पहला जो स्थापना दिवस था वो कब मनाया? तो आप जानते हैं 30 मार्च को राजस्थान दिवस आता है, ठीक है ना, 30 मार्च। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो जालौर। सबसे महंगा और तीव्र परिवहन कौन सा है? तो वायु परिवहन। स्वच्छ भारत अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वच्छता किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से, ठीक है ना। अगला देखिए, इस मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, याद रखना ये भी, ठीक है। निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? तो आप कहोगे कटारगढ़ है कुंभलगढ़ में, ठीक है ना। कहाँ है? कुंभलगढ़ में। कटारगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ में। अगला देखिए, नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो आप कहोगे 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 2011 में राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो हम कहेंगे ये थी अपने 21.3%। 21.30%, 3 बोलो या 30 बोलो, एक ही बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जय संबंध झील कौन से जिले में? तो आप कहोगे जय संबंध झील है अपने उदयपुर, ठीक है। कहाँ है? उदयपुर, उदयपुर, ठीक है ना। उदयपुर और सलूम्बर के बीच में आती है, ठीक है ना। नोटा, नोटा का अर्थ क्या होता है? नोटा का अर्थ होता है अपने नन ऑफ द अबोव, जो कि आपके ईवीएम में आता है, ठीक है। नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? हम कहते हैं नगर पालिका अध्यक्ष, ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे थे? आप कहेंगे यस थे। आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी, बिल्कुल होता है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्कूलों में बच्चों को सबसे पहले वफादारी की शपथ दिलाते हैं, ठीक है। जून 1859 में तात्या टोपे को मार दिया गया था, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि 18 अप्रैल को उनकी हत्या हुई थी। 18 अप्रैल सन ये सेम है, लेकिन जून नहीं था, क्या था? अप्रैल था, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बनी ठनी चित्र शैली है वो अलवर की? अलवर की नहीं है, किशनगढ़ अजमेर, ठीक है ना, ये किशनगढ़ की है। किसकी? किशनगढ़, जो कि मोरध्वज निहाल चंद ने ये बनाई थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे और क्यों कहते हैं? ये हम कहते हैं भीलवाड़ा को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वस्त्र निर्माण की सर्वाधिक इकाइयाँ कार्यरत हैं और इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक जगह भी हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। 1857 की क्रांति के प्रमुख 4 नायकों के नाम लिखिए। तो मंगल पांडे, कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, ये लिख सकते हैं। घुमंतु या झूम खेती किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे झूम एक आदिम प्रकार की कृषि है, ठीक है, जिसमें
पहले वृक्ष और वनस्पति को काट कर जला दिया जाता है, फिर साफ सफाई वहाँ पे भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई की जाती है, बीज डाला जाता है और कुछ समय बाद वो जमीन छोड़ दी जाती है। ठीक है ना, इसमें उत्पादन बहुत कम होता है। ठीक है ना। अगला देखिए, पूछा है रोलेट एक्ट क्या था, तो ये क्या था, एक काला कानून भी कहा जाता है, ब्रिटिश ये सरकार लेके आई थी। इसके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए सीधे जेल में बंद कर सकती थी। ये था अपना रोलेट एक्ट। ठीक है ना, बड़ा ही खतरनाक कानून था। मारवाड़ के 4 प्रमुख मंदिरों के नाम बताइए, तो आप कहेंगे देलवाड़ा के जैन मंदिर जो आबू पर्वत सिरोही में है, रणकपुर के जैन मंदिर पाली में, किराड़ू के मंदिर जो है वो बाड़मेर में, ओरछा का मंदिर है जोधपुर में सच्चाई माता का मंदिर। ठीक है, जैसलमेर के जैन मंदिर। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है। ठीक है ना। 1857 क्रांति असफल हुई, उसके कारण और परिणाम बताइए, प्रकाश डालिए। तो देखते हैं कारण क्या थे। असफलता के 5 कारण थे। पहला, एक तो देशव्यापी प्रचार नहीं हुआ। ठीक है ना, जिसके कारण सभी लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। प्रभावी नेतृत्व न हो पाना। ठीक है ना, प्रभावी नेतृत्व नहीं था, क्योंकि लीडर जब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जैसे बहादुर शाह जफर ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था, जो खुद उस समय 80-82 साल के थे, जिसके कारण। ठीक है, और सैनिक संख्या में अंतर होना, अंग्रेज बहुत ज़्यादा थे, अपनी सैनिक संख्या बहुत कम थी, संसाधनों का अभाव होना और आपसी फूट होना। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप परिणाम क्या हुए कि कंपनी के शासन का अंत हो गया। 1861 का अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, आर्थिक शोषण होने लगा और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। ठीक है ना, ये इसके परिणाम हुए। फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा कि ब्रह्म समाज पर टिप्पणी लिखिए। तो ब्रह्म समाज पर टिप्पणी देखिए क्या है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। ये समाज सुधारक थे। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और रविंद्रनाथ टैगोर एक संस्थान भी इन्होंने स्थापित किया और लोगों को धार्मिक और सामाजिक रूप से जागृत करने का काम किया। फिर कृषि किसे कहते हैं, इस कृषि के प्रमुख प्रकार बताइए। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए कृषि एक व्यवसाय है, प्रचलित व्यवसाय है, जो कि कई प्रकार की होती हैं। स्थायी कृषि होती हैं। ठीक है, भूमि और मिट्टी को जोतकर बीज बोकर उससे जो पशु पालने के लिए, ठीक है ना, वानिकी कार्य किए जाते हैं, उसे हम कृषि कहते हैं। ठीक है ना, और इसके कई प्रकार है। सिंचित कृषि होती है, मिश्रित कृषि होती है, एकल या बहु फसल कृषि होती है, विविध कृषि और विशेष कृषि होती हैं, उप उत्पादक कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि, कृषि के ये रूप हैं। ठीक है, व्यापारिक कृषि। ठीक है ना। अगला हमसे पूछा है कि गैर परंपरागत संसाधनों के बारे में प्रकाश डालिए, या ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों का वर्णन करिए। तो गैर परंपरागत कौन से होते हैं, जो हाल में प्रयोग में लाए जाएं और इन स्रोतों का प्रयोग करने का उपाय या तकनीक दोनों पहले नहीं थे। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में है। गैर परंपरागत मतलब असीमित मात्रा में होंगे। ये कोयला, लकड़ी, कोयला पहले ये थे। ठीक है ना, तेल, पेट्रोल, डीजल और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, जबकि और कौन थे, असीमित है सूर्य का प्रकाश, ताप, पवन चक्की, जल विद्युत, बायोगैस। ठीक है ना, जल विद्युत असीमित मात्रा में क्यों है, क्योंकि अपनी पृथ्वी पे कितना 1/3 भाग 3/3 पे तो पानी पड़ा है। ठीक है ना, तो अगर इतना पानी है तो उससे विद्युत तो बनाई जा सकती है। ठीक है, पीने योग्य पानी कम है। बायोगैस हो गया, कचरा, भूताप, समुद्री ताप, ये सभी गैर परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया, अगला प्रश्न ये पूछा गया, न्यायपालिका की भूमिका स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यायपालिका क्या कार्य करती है। तो ये सरकार के 2 अन्य अंग, विधायिका और कार्यपालिका, और न्यायपालिका कार्य में हस्तक्षेप न करके उनके कार्यों को किसी भी प्रकार का बाधा बिना पहुंचाए कार्य करती है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य क्या है, पहला कार्य न्याय करना, सबसे मुख्य कार्य यही है। कानूनों की व्याख्या करना, ये क्या करती है न्यायपालिका, विधानमंडल में बनाए हुए कानूनों की व्याख्या के साथ साथ उन कानूनों की व्याख्या करती जो स्पष्ट नहीं होते उनके बारे में भी ये बताती है। ठीक है ना। अगला हमसे पूछा, भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। प्रमुख लक्षण क्या है कि भारतीय संविधान की रूपरेखा, लिखित और विशाल संविधान है, संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, संसदीय शासन प्रणाली और नम्यता और अनम्यता का समन्वय। ठीक है ना, विश्व के प्रमुख संविधानों का प्रभाव। ठीक है, ये अपने प्रमुख लक्षण है। ठीक है ना। मृदा से आप क्या समझते हैं और मृदा के निम्नीकरण को रोकने तथा संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, पृथ्वी की सतह पर मोटे और मध्यम, बारीक, कार्बनिक, अकार्बनिक मिश्रित कण को हम मृदा कहते हैं। मृदा की ऊपरी सतह
पर से मिट्टी हटने पर प्राय जो परत प्राप्त होती है उसे हम चट्टान या शैल कहा जाता है, या कभी गहराई में भी मिल जाती है। मानवीय कारणों कारण मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है ना। प्राकृतिक भी होते हैं, मानवीय कारण भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे वनोन्मूलन हो गया, अतिचारण हो गया, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, इनके कारण मृदा का बहुत हास्य हो रहा है। कहने का मतलब मृदा खत्म हो रही है, ठीक है ना, उनकी उर्वरक क्षमता जो है वो कम होती जा रही है। तो इसके संरक्षण के लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं, क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो संरक्षण के लिए हम वनों की जो अंधाधुंध कटाई है और मृदा अपरदन, इनको रोका जाना चाहिए, जो कि इसका प्रमुख कारण है, ठीक है। वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, ठीक है, और झूम कृषि होती है इसे कम किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए। बाढ़ नियंत्रण, ये ठीक है ना, और नियोजित चराई की जानी चाहिए। जानवरों को बार बार एक ही जगह ले जाके चरा रहे हैं तो वनस्पति पनप ही नहीं पाती, ठीक है। बांध बनाना, सीढ़ीदार खेत बनाना, ठीक है, समुच्चयदार जुताई करना और कृषि की पट्टीदार विधि को अपनाना, ये तरीके हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करिए तो जलियांवाला बाग क्या था कि ये 13 अप्रैल 1919 की एक घटना थी, ठीक है ना, जिसके अनुसार जो जनरल डायर था उसने एक सभा में, बड़ी सभा में गोलियां चला दी थी, जिसमें बहुत से लोगों की मौत हुई थी, ठीक है ना। उसे हम जलियांवाला बाग कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जलियांवाला बाग हो गया। नेक्स्ट पूछा है प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि प्रकृति में मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ये अक्षय गैर नवीनीकरण भी होते हैं और नवीनीकरण भी होते हैं, ठीक है ना। जिसमें गैर नवीनीकरणीय मतलब जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, उनमें कोयला, कच्चा तेल ये आते हैं। नवीनीकरणीय जो हवा, पानी हो गया, ये आते हैं, ठीक है। संसाधन के प्रकार क्या होते हैं कि ये उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव होते हैं, समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक ये होते हैं, और विकास के स्तर के आधार पर ये संभाव्य, विकसित और सिंचित हो सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गए। और जो मैप वाला क्वेश्चन है, मैप सारे आपको इंपॉर्टेंट मैप्स यहाँ मिल जाएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।